नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी और पिछली क्लास में हमने राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर बात की थी और आज की क्लास में हम राजस्थान के फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने स्मार्ट स्टडी का वे अपनाया है जिसमें हम मिनिमम समय में मैक्सिमम कंटेंट है उसको कवर करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। और ये हस्तलिखित नोट्स हैं मेरे, और इनके माध्यम से मैं आपको संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं वो 10 से 12 घंटे में कवर करवा दूंगा। यानी कि जिसको पढ़ने में आप 60 से 70 घंटे लगाते हो वो मात्र 10 से 12 घंटे में कवर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान के भौतिक स्वरूप की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले एक बार अपन देखते हैं सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग, देखो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, सूर्य से अलग हुई थी, तो इसके जीवन का जो पहला काल शुरू हुआ था उसे अपन प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जीवन के प्रारंभिक काल को अपन क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन युग। और प्री कैम्ब्रियन युग है, इसका काल है वो पृथ्वी के जन्म से लेकर आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य हुआ था। हालांकि कुछ भूगोलवेत्ता इसे 59 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच का भी मानते हैं। क्लियर है? और पृथ्वी के जन्म, आप पृथ्वी की आयु से अंदाज लगाते हैं। पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की जो आयु है 4.6 अरब वर्ष है। तो आप कह सकते हैं कि 4.6 अरब वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच का काल है वो प्री कैम्ब्रियन युग कहलाते हैं। इस युग में जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तो पृथ्वी किस अवस्था में थी? गर्म थी, तप्त, तरल और गैसीय अवस्था में थी। और इस प्रकार की गर्म, तप्त, तरल, गैसीय अवस्था की पृथ्वी को क्या नाम दिया गया बच्चों? पेंजिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। और ये पेंजिया नाम किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर का एक सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में उन्होंने इस गर्म, तप्त, तरल अवस्था की पृथ्वी को पेंजिया नाम दिया गया। देखो धीरे धीरे दोस्तों ये पेंजिया है, जो सूर्य से अलग होने के बाद धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा और सबसे पहले इसका ऊपरी भाग ठंडा हुआ था और इसी ऊपरी भाग को क्या नाम दिया गया था? क्रस्ट। क्रस्ट या इसे नाम दिया भूपटल, या इसे नाम दिया गया भूपरपट्टी से नाम दिया गया था। क्लियर है? यानी कि इसे क्या नाम दिया गया? क्रस्ट, भूपटल या भूपरपट्टी। देखो कैम्ब्रियन युग के बाद, प्री कैम्ब्रियन युग के बाद दोस्तों जो दूसरा काल शुरू होता है वो कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? वो था कैम्ब्रियन युग। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, कैम्ब्रियन युग में अपनी पृथ्वी पर वायुमंडल का जन्म हुआ और फिर यहाँ पर हुई विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, और उन्हीं रासायनिक क्रियाओं से किसका निर्माण हुआ? H2O, यानी कि जल का निर्माण हुआ। तो हमारे पास एक ये पेंथालासा है, सॉरी ये पेंजिया है, और इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल राशि फैल गई और इसी विशाल जल राशि को क्या नाम दिया गया? पेंथालासा सागर नाम दिया गया। तो कैम्ब्रियन युग में आते आते हमारे पास एक पेंजिया हो गया था और एक इसके चारों तरफ विशाल जल राशि, जिसे क्या नाम दिया गया? पेंथालासा नाम दिया गया था। तो आपसे पूछे कि पृथ्वी पर वायुमंडल का जन्म कौन से काल में हुआ? क्या कहोगे? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। क्लियर है? इसके बाद देखो दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे पेंजिया ठंडा होने लगा वैसे वैसे पेंजिया में क्या हुआ? आंतरिक संकुचन हुआ। आंतरिक संकुचन के कारण पेंजिया में क्या पड़ने लगे? वलय पड़ने लगे और पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया। एग्जामिनर आपसे पूछता है यहाँ पे कि पेंजिया का विभाजन कौन से काल में शुरू हुआ? तो आप क्या कहोगे? पेंजिया का विभाजन है वो कार्बोनीफेरस युग में, यानी कि आज से लगभग 36 करोड़ साल पहले कार्बोनीफेरस युग में पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया था। क्लियर है? तो पेंजिया का विभाजन कौन से काल में शुरू हो गया था दोस्तों? कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया था। लेकिन पेंजिया का विभाजन हुआ कौन से काल में? क्या कहोगे? ट्रियासिक युग में, यानी कि आज से लगभग 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन हो गया था। और पेंजिया कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में। एक पेंजिया का उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को नाम दिया गया था अंगारालैंड और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया था गोंडवानालैंड। और इनके बीच में कम गहरा छिछला सागर फैल गया था, उसको नाम दिया गया था टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया था? टेथिस सागर। इस तरह से देखो ट्रियासिक युग में आते आते हमारे पास 3 चीजें आ गई थी। एक तो क्या आ गया था? उत्तरी भाग अंगारालैंड, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, और इनके बीच में ये कम गहरा छिछला सागर, जिसे क्या नाम दिया गया?
तैतीस सागर, ऐसी स्थिति हमारे पास बन चुकी थी। अब यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण है वो किससे हुआ है, क्या अंगारा लैंड का योगदान है, या गोंडवाना लैंड का योगदान है, या तैतीस सागर, यानी कि अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण किससे हुआ। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी बेसिक सी बात समझते हैं कि राजस्थान को अध्ययन की दृष्टि से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 पे मैं बात करूं राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 पे मैं बात करूं अरावली पर्वत श्रृंखला, नंबर 3 पे बात करूं मैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर 4 पे बात करूं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति किसमें हुई, तैतीस सागर में। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश ये गोंडवाना लैंड भूखंड का अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति तैतीस सागर में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो अपने राजस्थान में गोंडवाना लैंड से 2 भौतिक प्रदेश बने, तैतीस सागर से 2 भौतिक प्रदेश बने। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे राजस्थान में किसके अवशेष नहीं पाए जाते हैं, अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर देखो आगे बात करते हैं, ये नोट में मैंने बना भी दिया है वैसे कि राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अब सुनो, आपसे पूछे कि राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया था। तो राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल, और इस राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कुल 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। क्लियर है, कितने भौतिक प्रदेशों में, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। और उनके भौतिक प्रदेशों के विभाजन का जो आधार था वो जलवायु भी था, भौतिक स्थलाकृतियां भी थी, स्थिति भी थी और वनस्पति भी थी। क्लियर है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपन ने देखा कि राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। उन्होंने एक पार्ट तो ये बनाया जिसे नाम दिया पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा उत्तरी पश्चिमी सिंचित इसे नहरी क्षेत्र, इसके बाद चौथा अरावली पर्वतीय प्रदेश, 5वां पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, नंबर 6 चंबल नदी बीहड़ क्षेत्र, और नंबर 7वां, इसको 7 दे दो चाहे इसको 6 दे दो, क्लियर, 7वां दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरह से प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। लेकिन सामान्य अध्ययन की दृष्टि से हम राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, 2 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं भैया। ठीक है। और यदि हम राजस्थानी साहित्य भाषा की बात करें, राजस्थानी साहित्य भाषा की बात करें तो राजस्थान को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। और 3 भाग कौन से हैं, एक तो मरु, एक मेरु, एक माल। मरु का मतलब होता है मरुस्थलीय प्रदेश, मेरु का मतलब होता है पर्वतीय प्रदेश, और माल का मतलब होता है पठारी प्रदेश। ठीक है। तो इस तरह से राजस्थानी साहित्य शब्दावली में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, क्या कहोगे, 3 भौतिक प्रदेशों में, मरु, मेरु और माल। क्लियर है। अब सबसे पहले हम राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये थार के मरुस्थल का एक भाग है, यानी कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है, यदि इसको हम विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो ये विश्व में थार के मरुस्थल का एक भाग है। थार का मरुस्थल है, उसका यदि विस्तार की बात करें तो उसका विस्तार कितने देशों में, 2 देशों में, एक भारत और पाकिस्तान। इस तरह से देखो आप देखते हो ये थार, ये भारत है, ये कौन है, आपको इधर भारत दिखाई देता है, और इधर ये पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच ये थार का मरुस्थल फैला हुआ भैया। तो थार का मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है, 2 देशों में। अब देखो थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है, सिंधु नदी करती है। ठीक है। थार के मरुस्थल की उत्तरी सीमा का निर्धारण सतलज नदी करती है। थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत श्रृंखला करती है, और थार के मरुस्थल की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कच्छ का रण करता है। कौन करता है, कच्छ का रण। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। देखो ये विश्व का भारत का मानचित्र आपने इस तरह से देखा होगा, ये भारत का मानचित्र है। ठीक है।
और इधर ये पाकिस्तान है। ये कौन सी नदी चली जाती है? ये सिंधु नदी चली जाती है भैया। ये कौन सी नदी चली जाती है? ये सिंधु नदी चली जाती है। ये कौन सी नदी है? ये सतलज नदी है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये कौन है? कच्छ का रण है। और इसके बीच में ये कौन फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो थार का मरुस्थल है, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण ये सतलज नदी करती है, दक्षिणी सीमा का निर्धारण कच्छ का रण करता है, पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली करती है, पश्चिमी सीमा का निर्धारण तो कौन करता है? क्या कहोगे? सिंधु नदी करता है। कौन? सिंधु नदी करती है। और इसके बीच में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। क्लियर है? इतनी सी बात है, बोलो है ना। अब देखो आगे बात करते हैं अपन संपूर्ण थार के मरुस्थल का। संपूर्ण थार के मरुस्थल का 80 से 85% भाग है वो कहाँ है? भारत में है। देखो संपूर्ण थार का मरुस्थल का लगभग 15 से 20% भाग है वो पाकिस्तान में है और 80 से 85% भाग है वो भारत में है, जो कि भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में। तो थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में। क्लियर है? इतनी सी बात है। लेकिन देखो भारत में फैले हुए संपूर्ण थार के मरुस्थल का लगभग 58 से 60% भाग है वो राजस्थान में है। यदि भारत में फैले हुए थार के मरुस्थल को हम 100% मान ले तो भारत में फैले हुए थार के मरुस्थल का 58 से 60% भाग है कहाँ है? राजस्थान में, जो कि राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में। तो यहां से एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? क्या कहोगे? 12 है। ठीक है, तो ये हमने एक बड़ा ही बेसिक सा डायग्राम बनाया है। ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण सिंधु नदी, पश्चिमी सीमा का निर्धारण सिंधु नदी, उत्तरी सीमा का निर्धारण सतलज नदी, पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली और दक्षिणी सीमा का निर्धारण कच्छ का रण करता है। अब सुनो, राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिले देखते हैं। तो आपने देखा अभी कि थार के मरुस्थल का विस्तार है राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में। वो 12 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली। फिर यहाँ पर हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? तो क्या कहोगे? जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। इसके जस्ट विपरीत पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला कौन सा है, क्योंकि यहाँ 12 जिलों में तुलना करनी है, भारत राजस्थान के सभी जिलों में नहीं करनी है। तो मरुस्थलीय जिलों में सबसे छोटा कौन है? झुंझुनू, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है 5,928 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? इतनी सी बात है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला जैसलमेर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला जोधपुर। तो ध्यान रखना, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलो, साथ साथ लाइक और शेयर भी करते चलो। आपका सहयोग मेरी ताकत है जो हमेशा बनी रहनी चाहिए। पूरी ज्योग्राफी ऐसे पढ़ लेंगे फटाफट चुटकियों में, पता ही नहीं चलेगा। देखो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में 707 बातें करें तो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग है, और इस भाग में राज्य की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। इस क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति, या उसे कहते हैं जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। क्लियर? इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 20 से 40 सेंटीमीटर, और इस क्षेत्र की जलवायु है उष्ण एवं शुष्क, और इस क्षेत्र में मिट्टी कैसी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है ये बातें? लाइक और शेयर करते रहो और समझते रहो बातों को। अब देखो हम बात करें थार के मरुस्थल को लेकर। देखो भैया सुनो, थार का मरुस्थल यह विश्व का सबसे नया या सबसे युवा मरुस्थल है। यह विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा? क्या कहोगे? थार का मरुस्थल है। आपसे पूछे मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं? तो मार्च का मतलब होता है बच्चों आगे बढ़ना। मार्च का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो आप क्या कहोगे? मरुस्थल के विस्तार या मरुस्थल के प्रसार को ही मरुस्थल का मार्च कहते हैं। आपसे पूछे मरुस्थल का मार्च है वो किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है? तो अपने राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस तरह से आपको राजस्थान दिखाई देता है, बोलो है ना? है। और ये बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला, थार के मरुस्थल का विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, और किसके माध्यम से हो रहा है? वायु के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? तो पूछे किसके माध्यम से हो रहा है? क्या कहोगे? वायु के माध्यम से
हो रहा है। क्लियर है, इतनी सी बात है। फिर मरुस्थल का प्रसार या विस्तार, सबसे ज्यादा मरुस्थल का प्रसार या विस्तार कौन से माह में होता है? तो क्या कहोगे? मई और जून के महीने में। क्यों? क्योंकि मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा धूल भरी हवाएं चलती है या आंधियां चलती हैं। क्लियर है, तो मरुस्थल के विस्तार प्रसार है ये मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा होता है। फिर देखो भैया, आपसे पूछा जाता है एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे पूछा मरुस्थल का विस्तार कहां से हो रहा है? अब पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है, तो बीच में कौन आ रही है? अरावली आ रही है। तो फिर कहां से हो रहा है? तो क्या कहोगे? अरावली के मध्य भाग से हो रहा है, क्योंकि अरावली के मध्य भाग में क्या पाई जाती है? वायु घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायु घाटियां। आपसे कोई पूछे वायु घाटियां किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? अरावली के कटे फटे विच्छेदित भाग को, जहां अरावली का अस्तित्व समाप्त हो गया, उस भाग को क्या कहते हैं? वायु घाटियां। और अरावली में सर्वाधिक वायु घाटियां अरावली के कौन से भाग में? मध्य भाग में। और मध्य भाग में ब्यावर से सांबर के बीच पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भैया ध्यान से सुनो, ये अरावली है, अरावली में ये है सांबर, सांबर है, और ये है ब्यावर। तो सबसे ज्यादा इस मध्य भाग में सांबर से ब्यावर के बीच अरावली में सबसे ज्यादा वायु घाटियां पाई जाती हैं। आपसे पूछे इस थार के मरुस्थल, ये तो थार का मरुस्थल दिखाई दे रहा है, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? औसतन 300 किलोमीटर है। कितनी है? 300 किलोमीटर है। और इसका सामान्य ढाल, इसका सामान्य ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इधर इसका सामान्य ढाल है। क्लियर है। और इसका क्षेत्रफल कितना है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का? तो राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है। इसके बाद देखो, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शाश्वत सत्य बातें अपन देखते हैं भैया। ये यहां लगा लेता हूं, सुनो। ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों में बांटने का कार्य ये कौन करता है? 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा के पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और इसके पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है। अब मैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करूं, तो इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत आप बोल सकते हैं 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ वनस्पति मरुद्भिद या जीरोफाइट। और इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है रेतीली बलुई मिट्टी है। ठीक है। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 20 से 40 सेंटीमीटर। और इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति और इसमें रेतीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। रेतीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है। फटाफट समझते चलो और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लो भैया। यह उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। कौन कौन? तो क्या कहोगे? 25 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा। और अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा का निर्धारण करती है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखाओं के बीच कौन सा भाग है? क्या कहोगे? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो राजस्थान को लगभग दो समान भागों में बांटने वाली समवार्षिक वर्षा रेखा कौन सी है? तो क्या कहोगे? 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा, जिसका निर्धारण कौन करता है? अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। चलो नेक्स्ट देखो, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और करते हैं। आपसे पूछे काजरी संस्थान, काजरी संस्थान, ये बीच में नाम सुनने को मिलेगा। तो काजरी संस्थान पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना 1959 में, हेड ऑफिस जोधपुर में। इसका कार्य पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीयकरण को रोकना और साथ ही साथ कृषि से संबंधित और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। इसी तरह से जैसे काजरी की बात की बच्चों, इसी तरह से आपको एक नाम और मिलेगा इधर सुनने को, और वो क्या है? वो है आफरी। कौन सा नाम है? आफरी संस्थान। तो आफरी संस्थान की बात करें आपसे तो क्या कहोगे आप? इसका पूरा नाम शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसका हेड ऑफिस जोधपुर में। और इसका कार्य मरुस्थल के प्रसार को रोकना और साथ ही साथ पश्चिमी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ाना। जैव विविधता, विविधता को बढ़ाना इसका कार्य है। अब देखो, अपने राजस्थान में चंदन की कृषि या चंदन के पेड़ लगाने का कार्य है
वो किसके द्वारा किया जा रहा है? आफरी संस्थान द्वारा। और अपने राजस्थान में चंदन के पेड़ है, इसके प्रमाण राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले के कमनौर क्षेत्र में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। और हाल ही में आफरी संस्थान ने राजस्थान में सिरोही, पाली और राजसमंद जिलों में लगभग 5000 चंदन के वृक्ष लगाकर और चंदन के वृक्षों को या चंदन की कृषि को इसने बढ़ावा दिया है। ठीक है। इसके बाद देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात आपके सामने आने वाली है। आपने नाम सुना होगा भैया, या लिखा नहीं क्या? लिखो रन या टोड, रन या टोड, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो ये बालू का स्तूप है, ये क्या है? बालू का स्तूप है। आपसे पूछ ले कि दो बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि या नीची भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं? आप क्या कहोगे? उसे तल्ली या ताल कहते हैं। तो आपसे पूछे दो बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि को क्या कहते हैं? आप क्या कहोगे? तल्ली या ताल। अब देखो भैया, ये बादल हो गए और ये बारिश हो गई और इस तल्ली या ताल में वर्षा का जल भर गया। तो तल्ली या ताल में वर्षा का जल भर जाने से जो अस्थायी झील बनेगी, उसी अस्थायी झील को अपन क्या कहते हैं? रन या टोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रन या टोड कहते हैं। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक रन या टोड कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में कहते हैं। अब ये रन या टोड सूख जाता है, तो सूख जाने के बाद इसके नीचे जो दलदली भाग बचता है उसमें क्या की जाती है? कृषि की जाती है। उस कृषि को क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं। और इस खड़ीन कृषि की शुरुआत है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। किसने की थी? पालीवाल ब्राह्मणों ने। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा खड़ीन कृषि वो कौन से जिले में? जैसलमेर में। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा खड़ीन कृषि जैसलमेर जिले में, इसकी शुरुआत है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई रन या टोड खारे पानी का है तो खारे पानी के रन या टोड यानी कि अस्थायी झील को क्या कहते हैं? प्लाया। और राजस्थान में सबसे ज्यादा प्लाया भी जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तो ये कुछ छोटा सा आज की क्लास का एक ओवरव्यू अपन ने लिया है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, लेकिन मिनिमम समय में मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।